इस साल की सर्दी सिर्फ ठंडी हवाओं की कहानी नहीं थी। ये वो सर्दी थी जो गरीब की हड्डियों में उतर गई थी और अमीर के कमरों तक पहुंचते पहुंचते ही हीटर की गर्मी में जलकर खत्म हो जाती थी। सूरजपुर, जहां सूरज निकले मानो महीनों हो गए थे और ठंड इतनी थी कि इंसान की सांसें भी कांप कर बाहर आती थीं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि रास्तों पर बर्फ जम गई थी। बच्चे उस जमी हुई बर्फ पर हंसते खेलते रहते थे, लेकिन वही ठंड कई परिवारों के लिए जिंदगी को मुसीबत बना चुकी थी। इन्हीं गलियों में हर सुबह एक आदमी निकलता था। नाम था शिवम। शिवम का घर पक्की दीवारों से ज्यादा मजबूरी से बना था। छोटा सा कमरा, टूटी छत और कोने में एक पुरानी रजाई। आज बहुत ज्यादा ठंड है। बच्चों की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं लग रही। दिल नहीं मानता कि इस हालत में उन्हें स्कूल भेज दूं। राधा, आज ठंड है, आज भूख है, लेकिन अगर आज पढ़ाई रुक गई तो ये मजबूरी सारी उम्र साथ चलेगी। 2 घंटे की सर्दी सहन हो जाएगी, पर अनपढ़ जिंदगी सहन नहीं होती। तुम ठीक कहते हो। अगर हम आज डर गए तो बच्चे कल भी डरते रहेंगे। पढ़ लिख कर ही तो यही बच्चे हमारी गरीबी दूर करेंगे। चलो, मैं उन्हें स्कूल जाने के लिए कह देती हूँ। नील और काव्या स्कूल के लिए निकल जाते हैं। राधा दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रहती है और अपनी किस्मत को दोष देने लगती है। शिवम रोज अमीर लोगों के घरों में रसोई संभालने जाता था, अपनी मेहनत के भरोसे घर का चूल्हा जलाने के लिए। बस आज घर की रोटी और बच्चों की फीस किसी तरह पूरी हो जाए। ठंड हम सह लेंगे, लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। शिवम, कल मेरे जन्मदिन की पार्टी है। सारा खाना तुम ही बनाओगे, और हाँ, इसके अलग से पैसे भी दिए जाएंगे। और हाँ, शाम को अपने परिवार को भी ले आना, बच्चों को अच्छा लगेगा। ठीक है मैडम जी, जैसा आप कहें। इतना कहकर शिवम अपने घर की ओर लौट जाता है। शिवम के लिए ये सिर्फ पार्टी नहीं थी, ये पहली बार था जब उसके बच्चे किसी अमीर दुनिया को करीब से देखने वाले थे। पार्टी पूरे शबाब पर थी। चारों तरफ हंसी की गूंज थी। महंगे गिलासों की खनक सुनाई दी रही थी और तरह तरह के पकवानों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। बच्चों को यहाँ जरा भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। पापा, यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा, बड़े घरों में सर्दी नहीं लगती। हर कमरे में हीटर होता है, इसलिए ठंड अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। पापा, क्या हमारे घर में भी कभी ऐसा होगा? हाँ बेटा, जरूर। इस बार हम हीटर जरूर लेंगे। मालकिन ने आज का खाना बनाने के अलग से पैसे देने को कहा है। मैडम, आज का खाना तो वाकई कमाल का बना है। आपके कुक ने बहुत शानदार स्वाद तैयार किया है। ऐसा स्वाद कई अच्छे होटलों में भी आसानी से नसीब नहीं होता। ये सब देखकर कविता को बहुत अच्छा लग रहा था। अपनी दोस्तों के सामने खाने की तारीफ सुनकर उसे एक अलग ही सुकून और खुशी महसूस हो रही थी। उसी पल कविता ने एक बड़ा फैसला कर लिया। शिवम, अब तुम मेरे यहाँ हमेशा के लिए काम करोगे, और हाँ, आज से तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर दी गई है। ये फैसला सुनकर शिवम के दिल में एक अजीब सी खुशी भर जाती है। वो मन ही मन सोचता है, अब वो अपने घर के लिए हीटर ले सकेगा और इस सर्दी में उसके बच्चों को ठिठुरना नहीं पड़ेगा। ये सब कविता की एक दोस्त ममता, जो वहीं मौजूद थी, चुपचाप थोड़ी दूरी पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। वो मन ही मन पछता रही थी, काश इतना शानदार खाना बनाने वाला शिवम उसके घर में होता। धीरे धीरे ममता के दिमाग में एक चालाक योजना आकार लेने लगी। वो जानती थी शिवम को सीधे हटाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसे ऐसा जाल बुनना था जिसमें शिवम खुद फंस जाए। अगर कविता के सामने शिवम से कोई गलती हो जाए तो आधा काम अपने आप हो जाएगा। बस एक छोटी सी गलती दिखानी है या फिर उसे गलती करानी है। अगली ही शाम घर में एक और छोटी सी गैदरिंग रखी गई थी और यही वो मौका था जिसका ममता कब से इंतजार कर रही थी। लेकिन शिवम की नजर से बचते हुए ममता चुपचाप किचन के अंदर घुस जाती है। ममता ने जानबूझकर एक प्लेट में रखा खाना कविता के उस रईस दोस्त पर गिरा दिया, जो महंगे सफेद कपड़ों में बिल्कुल पास खड़ा था। और उसी पल एक जोर की आवाज गूंजी। आवाज सुनते ही
कविता और कुछ मेहमान भागते हुए किचन की तरफ आ गए। ये क्या बदतमीजी है? मेरे कपड़े इटली से आए हैं। क्या यहाँ काम करने वालों को इतनी भी समझ नहीं कि मेहमानों का ध्यान रखा जाए? शिवम, ये सब कैसे हुआ? मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो चूल्हे के पास खड़ा था। ये बहस की बात नहीं है। मेरे कपड़ों पर गरम खाना गिरा है। मैं कोई सड़क छाप आदमी नहीं हूँ कविता। अगर तुम्हारे घर में काम करने वाले इतने लापरवाह हैं तो उन्हें रखा ही क्यों है? मेहमानों के सामने ऐसी गलती मेरे यहाँ होती तो मैं उन्हें कब का नौकरी से निकाल देता। सच शिवम के साथ था, लेकिन रईस की ऊंची आवाज और उसका रुतबा शक को और गहरा कर गया था। कविता, कोई नहीं, गलतियां तो अच्छों से हो जाती हैं। किचन में शिवम पर दबाव इतना बढ़ चुका था कि अब उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। अचानक किचन में खामोशी छा गई। हर नजर शिवम पर टिक गई थी। शिवम, अब मान लो कि ये गलती तुमसे ही हुई है। रमेश से माफी मांग लो, यही अभी सबसे ठीक रहेगा। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं किया। मुझे तो आप अच्छी तरह जानती हैं। कविता, मुझे सफाई नहीं चाहिए। या तो ये अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगे या फिर तुम इसे यहां से हटा दो, वरना मैं अभी यहां से चला जाऊंगा। मैं अपनी इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं करता। मैडम, अगर गलती मेरी होती तो मैं खुद माफी मांगता, पर झूठ के आगे सिर नहीं झुका सकता। सच अब भी शिवम के साथ था, लेकिन रुतबे और भीड़ के सामने सच अक्सर कमजोर पड़ जाता है। रमेश, इस बारी से माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं ममता, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। या तो इसे अभी नौकरी से निकाल दो, नहीं तो मैं यहां से चला जाऊंगा। और हाँ, इससे तुम्हारा काफी नुकसान होगा। शिवम, रमेश मेरा सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा बिजनेस पार्टनर है। मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। मुझे कड़ा फैसला लेना होगा। दोस्ती, इज्जत और समाज के दबाव में कविता का दिल डगमगा गया। शिवम, आज से तुम यहाँ काम नहीं करोगे। ये शब्द किसी सजा से कम नहीं थे। शिवम चुपचाप, बिना शिकायत, बिना शोर घर चला गया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अब बस किसी तरह शिवम को बनाना है ताकि वो मेरे यहाँ काम करे। उस रात शिवम देर तक सूरजपुर की गलियों में यूं ही चलता रहा। ठंड वही थी, सड़कें वही थी, लेकिन उसके कंधों पर अब ये दुख भी साथ चल रहा था कि वो अपने परिवार का खर्च कैसे चलाएगा और अपने बच्चों की फीस कैसे भरेगा। मैंने क्या गलत किया? मेहनत की, ईमानदारी से की, फिर भी आज सबसे पहले मुझ पर ही उंगली क्यों उठी? गरीब सच बोल भी दे तो सुना नहीं जाता, और अमीर चुप रहे तो भी उसकी आवाज भारी लगती है। शायद इसीलिए गरीब हर बार गलत ठहरा दिया जाता है। शिवम मायूसी के साथ अपने घर पहुंच गया। घर पर पत्नी और बच्चे ठंड में उसका इंतजार कर रहे थे। इतनी देर क्यों हो गई जी? आज ठंड बहुत ज्यादा है। बच्चों ने आपके बिना खाना भी नहीं खाया। आज काम छूट गया राधा। मैं जो कर सकता था सब किया, फिर भी गलती मेरी मान ली गई। शायद गरीब को सिर्फ अपमान सुनने के लिए ही रखा जाता है। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की फीस भी भरनी है। राधा, कल काम ढूंढूंगा। अगर कहीं कल काम मिल जाए, कम पैसे ही क्यों ना हो, तो सब ठीक हो जाएगा। पापा, कल आपने कहा था हीटर आएगा। हाँ बेटा, आएगा, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देर मतलब कितनी देर पापा? ठंड बहुत ज्यादा है, रात भर ठीक से नींद भी नहीं आती। शिवम खामोश रह गया, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते और बच्चों की मासूम आवाज सबसे गहरी चोट बन जाती है। उधर ममता के घर हीटर चल रहे थे, जिससे पूरा कमरा गर्म था, लेकिन उसके भीतर जो जल रहा था वो आग नहीं, ईर्ष्या थी। इतना शानदार कुक और मेरे हाथ से निकल गया। कविता को सब कुछ इतनी आसानी से मिल गया और मेरे हिस्से में बस देखना और जलना। ममता को शिवम की गरीबी नहीं दिखी, उसे दिखी सिर्फ उसकी काबिलियत। एक ऐसी काबिलियत जिसे वो इंसान नहीं, मौका समझ रही थी। शिवम अगली सुबह एक उम्मीद के साथ काम की तलाश में निकल पड़ा।
इस भरोसे के साथ कि शायद आज उसे काम मिल जाए और उसका परिवार भूखा न सोए। उसने बहुत ढूंढा, कई होटलों पर गया, चाय की दुकानों तक भी, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, अभी कोई काम नहीं है, पहले से आदमी रखा हुआ है, बाद में जरूरत पड़ी तो खुद बता देंगे, अभी जाओ। ठीक है साहब, अगर जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा। मैंने बहुत ढूंढ लिया, लेकिन मुझे एक भी काम नहीं मिल रहा है। शायद आज भी भूखे पेट सोना पड़ेगा। सुबह से कब रात हो गई शिवम को पता ही नहीं चला। उसके कदम अब भारी हो चुके थे। थकान और निराशा के साथ शिवम घर की ओर लौट गया। अगली सुबह ममता खुद शिवम के घर आई। शिवम, मैं ममता हूँ। कल पार्टी में तुमसे थोड़ी बात हुई थी। मुझे पता चला तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर खाना बनाने का काम संभाल सकते हो। मैडम जी, आपका शुक्रिया, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं शिवम, मैं वैसी नहीं हूँ। मेरे घर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और हाँ, तनख्वाह कविता से भी ज्यादा दूंगी। मुझे पता है कि तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। शिवम जानता था कि अमीरों के घर मेहनत की कद्र नहीं, सिर्फ काम लिया जाता है। वहाँ इज्जत नहीं मिलती, बस हुक्म मिलते हैं। लेकिन घर की ठंड, बच्चों की फीस और राधा की चिंता भरी आंखें, उन्हें देखकर उसने चुपचाप हाँ कर दी। अगली सुबह शिवम ममता के यहाँ खाना बनाने का काम करने चला जाता है। शिवम, मेहमान आए हैं, खाना जरा जल्दी चाहिए। और सुनो, जैसा तुम कविता के यहाँ बनाते थे वैसा ही स्वाद आना चाहिए। खाने में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खाना वैसा ही बने। मेहमान खाना खाकर एक दूसरे से उसकी तारीफ करने लगे। अरे ममता, खाना तो वाकई बहुत बढ़िया बना है। जिसने भी बनाया है कमाल का स्वाद है। ऐसा कुक मुझे भी चाहिए। अगर कोई हो तो मुझे भी बताना। मैं अभी बिना स्वाद का खाना खाते खाते बोर हो गया हूँ। जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। मेहमान मेरे खाने की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ममता के यहाँ शिवम अब सिर्फ कुक नहीं था, वो एक मशीन बन चुका था। सुबह से रात तक बिना रुके काम, बिना गलती के दबाव और हर छोटी बात पर ताने। शिवम, याद रखना, यहाँ गलती की कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो जुबान भी मेरी मर्जी से चलेगी। शिवम चुप रहा, क्योंकि घर में ठंड थी और चुप्पी उसकी मजबूरी बन चुकी थी। इधर घर में नील और काव्या लगातार बीमार रहने लगे। ठंड ने उनकी हंसी छीन ली थी। सुनिए जी, बच्चों की तबीयत बहुत खराब हो गई है। बार बार ठंड लग रही है और बुखार उतर नहीं रहा। अब और देर मत कीजिए, डॉक्टर को तुरंत बुलाइए। ठीक है राधा, तुम घबराओ मत, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। बस भगवान करे बच्चों को कुछ ना हो। कुछ देर बाद शिवम डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर बच्चों को देखते हैं और शिवम की तरफ गंभीर नजर से देखते हैं। इन बच्चों के लिए घर में हीटर लगवा दीजिए। ठंड बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है। अगर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो ये ठंड इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। राधा, मैं मालकिन से पूछ लेता हूँ, अगर कुछ पैसे जल्दी मिल गए तो हम घर के लिए हीटर ले लेंगे। मालकिन, आप मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, मैं घर के लिए हीटर ले सकूंगा। बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। आप ये रकम मेरी तनख्वाह से काट लेना। 1000 रुपए? अभी कहाँ से दूं? अभी तो तुम्हें यहाँ काम करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, और अभी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। और हाँ शिवम, कल कविता और उसके कुछ दोस्त आने वाले हैं। खाना समय पर तैयार रखना, कोई बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अगले दिन ममता के घर कविता और उसके कुछ दोस्त आए। उन्हीं में वही रईस दोस्त भी था जिसके कपड़ों पर उस दिन खाना गिरा था, और उसके साथ एक और काम करने वाली औरत भी आई थी जो उस दिन कविता के घर हुए पूरे हादसे की गवाह थी। शिवम, जल्दी खाना लेकर आओ। इतनी देर क्यों लग रही है? रुपए तो तुम्हें जल्दी जल्दी चाहिए होते हैं, बिना महीना पूरा हुए। मैडम, रुपए मुझे उड़ाने के लिए नहीं चाहिए थे, मुझे उनकी जरूरत है। घर का खर्च ठीक से चल नहीं पा रहा है। मेरा परिवार अक्सर भूखा सो जाता है और मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर ने हीटर लेने को कहा था, इसीलिए मैंने पैसे मांगे थे।
और मैंने आपसे उधार नहीं मांगा था, मैं अपनी तनख्वाह से कटवाने वाला था। बस मैडम, अब बस। मैं उस दिन वहीं किचन में खड़ी थी जब ये सब हुआ था। मैं चुप रही क्योंकि मुझे भी अपनी नौकरी प्यारी थी, लेकिन अब और नहीं। हम गरीबों को इतना कमजोर मत समझिए कि जब चाहा पैर की जूती समझकर मसल दिया। कविता मैडम, उस दिन खाना सर जी के ऊपर शिवम ने नहीं, ममता मैडम ने खुद जानबूझकर गिराया था। कमला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ममता, तुम इतनी नीचे कैसे गिर सकती हो? क्या तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी भी है या नहीं? तुम्हारे इस घिनौने और नीच काम की वजह से मैंने शिवम को नौकरी से निकाल दिया। उसके घर में भूखमरी आ गई। उसके बच्चे ठंड में बीमार पड़े रहे। आज लग रहा है भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कविता के शब्द ममता के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। जिस घर में वो हुक्म चलाती थी, उसी घर में आज वो कटघरे में खड़ी थी। मैंने ये सब जानबूझकर बुराई के लिए नहीं किया था। मुझे लगा एक गरीब आदमी चुप रहेगा, टूट जाएगा और मेरा फायदा हो जाएगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, किसी गरीब को कमजोर समझ लेना, क्योंकि गरीब टूट सकता है लेकिन सच कभी नहीं। शिवम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें 2000 रुपए दे रही हूँ। इनसे घर के लिए हीटर ले लेना और बच्चों का इलाज करा लेना। और ये पैसे मुझे वापस नहीं देने हैं, इन्हें मेरी माफी समझकर रख लेना। माफी मांग लेने से मिल जाती है मैडम, लेकिन जो चोट मेरे बच्चों की सेहत पर पड़ी है उसका कोई हिसाब नहीं होता। शिवम की आवाज में न गुस्सा था न बदला, सिर्फ सच था। शिवम, उस दिन मेरी आवाज बहुत ऊंची थी। मैंने अपने कपड़ों की कीमत देखी, पर तुम्हारी इज्जत नहीं। आज समझ आ रहा है, गलती तुम्हारी नहीं, मेरे अहंकार की थी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफी मिल जाती है साहब, बस इतना याद रखिए, गरीब की इज्जत भी उतनी ही कीमती होती है जितने महंगे कपड़े। उस दिन सिर्फ ममता नहीं टूटी, एक रईस का अहंकार भी झुक गया। शिवम, मैं तुमसे माफी नहीं बल्कि एक मौका मांग रही हूँ अपनी गलती सुधारने का। आज से तुम सिर्फ मेरे घर के कुक नहीं हो, तुम्हारी इज्जत और सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रही हूँ, ये तुम्हारे परिवार के काम आएंगे। उस रात शिवम के घर सिर्फ हीटर ही नहीं आया, उस घर में ठंड के साथ साथ डर भी खत्म हो गया और सालों बाद उस छोटे से घर में सुकून लौट आया। आज बच्चों को ठंड नहीं लग रही जी, कई रातों बाद उनकी नींद भी सुकून से आई है। हाँ राधा, आज सिर्फ घर में ही सुकून नहीं, दिल को भी थोड़ा सुकून मिल गया है, क्योंकि आज हम झूठ के आगे झुके नहीं और हमारी सच्चाई जीत गई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।